कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र पेपर सॉल्यूशन 2022 प्री बोर्ड। प्रश्न क्रमांक पहला है। हाँ तो देखिए डायरेक्टली मैं आपको आंसर्स अवेलेबल करा रहा हूँ। क्वेश्चन आप क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपका होगा, सबसे पहले सही विकल्प दिए हैं, जो आपके सही विकल्प है उनके उत्तर आप देख सकते हैं। पहले का लिखिएगा व्यक्तिगत इकाई, सेकंड का आ और बा दोनों, तीसरे में शून्य आएगा, चौथे क्वेश्चन का आप स्वयं करिएगा एंड पांचवें क्वेश्चन का आएगा उत्पत्ति के साधनों पर, छठे में आएगा परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं। पहले में दीर्घ करिएगा, सेकंड का आंसर अवेलेबल नहीं है, तीसरे में करेंगे औसत, चौथे में आप करेंगे कीमत में कम कीमत में, पांचवें में निम्नतम निर्धारित कीमत, छठी का आंसर अवेलेबल नहीं है, सातवें में करिएगा कम। देखिएगा इस जिन क्वेश्चंस के आंसर सही और सटीक आंसर पता है उन्हीं आंसर वही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको, ताकि आपका कुछ भी गलत ना हो। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका आ जाता है। तो पहले में करेंगे मांग और पूर्ति, सेकंड में करिएगा कुल संप्राप्ति मात्रा, तीसरे में कीमत इंटू मात्रा, चौथे में दो विक्रेता और इसके बाद देखिए पांचवें में आप करेंगे व्यापक, छठे में करेंगे आय तथा रोजगार सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपका आ जाता है। तो पहले में करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सेकंड में ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तीसरे में पंजाब नेशनल बैंक, चौथे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पांचवें में आपका आएगा आज में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को सीमांत बचत प्रवृत्ति कहते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अर्थशास्त्र में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति वह मापांक है जो प्रेरित उपभोग को एक संख्यात्मक मान प्रदान करता है। एंड सातवां भी देख सकते हैं, ये 1 वर्ड्स के आपके उत्तर हैं। एंड गाइस इससे पहले देखा होगा आपने, ये सही जोड़ी कुछ इस प्रकार से आपको मिलानी होगी। पहले को आप मांग और पूर्ति से मिलाएंगे, सेकंड को कुल संप्राप्ति मात्रा से, तीसरे को मिलाएंगे कीमत इंटू मात्रा से और चौथे को दो विक्रेता से। ये सही जोड़ी है, ठीक से समझ लीजिएगा। एंड इसके बाद जो पांचवा है व्यापक से मिलाएंगे, छठे को आय तथा रोजगार सिद्धांत से। ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन ऑलरेडी देख चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप ठीक प्रकार से देखकर नोट कर लीजिएगा, ये देख सकते हैं। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका जाता है सत्य आपको दिए हैं। हाँ तो देखिएगा इस पहले में आपका सत्य आएगा, सेकंड में सत्य है, तीसरे में असत्य, चौथे में सत्य, पांचवें में सत्य और छठे में आपका आना है असत्य। ये आपके सत्य असत्य क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर हो जाएंगे, इन्हें भी आप देखकर नोट कर लीजिए। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आपका उत्तर है सकारात्मक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो आर्थिक घटनाओं के विवरण, परिमाणीकरण और स्पष्टीकरण से संबंधित है। तथ्यों और कारण का प्रभाव विभाग संबंधों के ध्यान केंद्रित करता है, जो नोट करता है आर्थिक सिद्धांतों को मौजूदा टिप्पणियों के अनुरूप होना चाहिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा। अर्थशास्त्र में किसी वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर लिख लीजिएगा। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 8वां, बाजार ऐसी जगह को कहते हैं जहां पर किसी भी चीज का व्यापार होता है। बाजार में कई बेचने वाले एक जगह पर होते हैं ताकि उन चीजों को खरीदना चाहे वे उन्हें आसानी से ढूंढ सके। बाजार जहां पर वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है उसे बाजार कहते हैं। यह आपके क्वेश्चन नंबर 8वें का उत्तर हो जाएगा, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर साम्य मूल्य वह मूल्य है जिस पर आपूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा के बराबर होती है। गाइस 2 मार्क्स की क्वेश्चन है, ज्यादा वर्ड्स में आपको नहीं लिखना, ओनली ऑन जो शब्द सीमा है वह है आपकी 30 शब्द। तो ये आंसर आप लिखोगे, इसमें आपको 2 से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां है अल्पाधिकार यह अपूर्ण प्रतियोगिता का वह रूप है जिसमें बाजार में परस्पर निर्भर थोड़े से विक्रेता होते हैं और प्रत्येक कल पूर्ति के वह बड़े भाग पर नियंत्रण रखता है तथा वह बाजार में वस्तु का मूल्य को प्रभावित कर सकता है। बाजार में प्रायः ऐसी ही प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन नंबर 11वां आपका आ जाता है। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवादी उद्योगों में कार्यरत होता है। पूंजीवादी प्रणाली में निजी संपत्ति का अधिकार होता है जिसका प्रयोग उन व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका उत्तर होगा, इसे देखकर आप नोट कर सकते हैं। एंड इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपका आ जाता है।
प्रति व्यक्ति आय। तो ये देखिए, किसी देश, राज्य, नगर तथा अन्य क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत आय होती है। इसका अनुमान उस क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों की आय के जोड़ को छेद कर कुल जनसंख्या से विभाजित कर के लगाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका आ जाता है। अब बैंक उस वित्तीय संस्था को कहते हैं जो जनता से धनराशि जमा करने तथा जनता को ऋण देने का काम करता है। ऋण देना और विनियोग के लिए सामान्य जनता से राशि जमा करना तथा चेकों, ड्राफ्टों तथा आदेशों द्वारा मांगने के उस राशि का भुगतान करना बैंकिंग व्यवसाय कहलाता है और इस व्यवसाय को करने वाली संस्था बैंक कहलाती है। तो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का आपका उत्तर होगा। एंड इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 आपका आ जाता है। एक बजट एक निर्दिष्ट भविष्य की अवधि में राजस्व और व्यय का अनुमान है और इसका उपयोग सरकारों, व्यवसाय और व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 14 का आपका उत्तर है, इसे भी आप नोट कर सकते हैं। एंड गाइस, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो प्री बोर्ड पेपर के सॉल्यूशन की अपलोड हो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर देख सकते हैं। भुगतान संतुलन से क्या आशय है? एक देश के समस्त आयातों एवं निर्यातों व अन्य सेवाओं के मूल्यों के संपूर्ण विवरण से होता है। इसका विवरण तैयार करते समय दोहरी प्रविष्टि प्रणाली अपनाई जाती है जिसमें शेष विश्व के साथ किसी देश। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका उत्तर हो जाएगा। एंड इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, मिश्रित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो इसका उत्तर आप देख सकते हैं। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व मिश्रित अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इसमें सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र विद्यमान रहते हैं। इन दोनों क्षेत्रों के बीच कार्यों को स्पष्ट विभाजन रहता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा लॉन्ग है तो आपको ये पॉइंट पहले लिख लीजिएगा, पहले आपको ये लिखने होंगे। एंड इसके नीचे ये 2 पॉइंट और है, लोकतांत्रिक व्यवस्था और आर्थिक नियोजन। तो यह भी आपको क्वेश्चन नंबर 16 में ही लिखना है, तो ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17 आप देख सकते हैं, अथवा वाला उत्तर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। पूर्ति का नियम, तो पूर्ति और कीमत के संबंध में पूर्ति का नियम कहते हैं अन्य बातों को यथा स्थिर रहने पर किसी वस्तु सेवा की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि हो जाती है। कुछ इस प्रकार से गाइस क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आप लिख लीजिएगा यहाँ से। एंड इसकी बात देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया है। मान लीजिए कि एक उत्पादक वर्ष के अंत तक अपने भंडार 200 रुपए के मूल्य की वस्तु जोड़ने की योजना बनाता है। कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 का आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 भी आप यहां से देखकर नोट कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, प्रश्न क्रमांक 19, सरकारी बजट के उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इन हिंदी। बजट के माध्यम में सरकार का उद्देश्य व्यापार में उतार चढ़ाव जैसी मुद्रास्फीति या अपस्फीति को रोकना है। अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की सेवाओं की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार अपस्फीति के समय घाटे और बजट मुद्रास्फीति के समय अधिशेष बजट रखती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका आंसर हो जाएगा, तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, मांग की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व लिखिए। तो मांग की लोच को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व आप देख सकते हैं। सबसे पहले है वस्तु का स्वभाव। वस्तु के स्वभाव का प्रभाव मांग की लोच पर पड़ता है। अनिवार्य आवश्यकता की वस्तुओं की मांग प्रायः बेलोचदार होती है, वहीं आरामदायक वस्तुओं की मांग लोचदार तथा विलासिता वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती है। इसके बाद देखिए वस्तु का प्रयोग भी लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 20 में ही। तो ये कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 का आपका आंसर है। ये 2 पॉइंट और आपके क्वेश्चन नंबर 20 में आने हैं। स्थापन्य वस्तुओं की उपलब्धता एंड उपभोक्ता की आर्थिक स्थिति। तो ये पॉइंट भी आप क्वेश्चन नंबर 20 में लिखेंगे।
इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21 आपका है, स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागतों में अंतर लिखिए। कोई 3 अंतर आपको लिखना है। देखिए स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत, देख सकते हैं तीनों अंतर ही। यह किसी फर्म की स्थिर लागत होती है जैसे भवन, मशीन आदि। वह किसी फर्म की परिवर्तनशील लागत होती है जैसे मजदूरी, कच्चा माल आदि। इन्हें अप्रत्यक्ष या पूरक लागत भी कहते हैं। इसे प्रत्यक्ष या प्रमुख लागत भी कहते हैं। अल्पकाल में उत्पादन बंद करने में भी इन्हें वहन करना पड़ता है। यह उत्पादन बंद होने के साथ ही समाप्त हो जाती है। तो तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं, स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागतों में निम्नलिखित अंतर है। इसके बाद गाइस ये आपका प्रश्न क्रमांक 23 है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक गलत डाला है। प्रश्न क्रमांक जो आपका 22 है उसका आंसर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्टली 23 का उत्तर यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर है। यहाँ से देखकर आप लिख सकते हैं, व्यापारिक बैंक के कार्यों का अध्ययन करने के लिए हम उनसे कार्यों को 3 भागों में बांटते हैं, मुख्य कार्य, गौण कार्य और सहायक कार्य। मुख्य कार्य संपादित करें। ये देखिए कुछ इस प्रकार से व्यापारिक बैंक के मुख्य कार्यों को 2 भागों में बांटते हैं, जमा स्वीकार करना तथा ऋण देना। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 20 देख सकते हैं। 23 जो आपका है, बैंक लोगों से धन को जमा के रूप में स्वीकार करता है। लोग अपने धन की सुविधा अनुसार निम्नलिखित खातों में जमा कर सकते हैं। पहला लिखिएगा समय जमा खाता, सेकंड लिखेंगे चालू जमा खाता और तीसरा लिखेंगे बचत जमा खाता। तो ये देख सकते हैं पहला एंड ये आपका है सेकंड, ये थर्ड पॉइंट आपका हो जाएगा। गाइस इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 23 तक हमने जो भी आपके क्वेश्चंस एग्जाम में दिए थे